नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों काली कूची लेकर काला पोतने का वक्त है। जो हो रहा है वह बेसिर पैर है। एक तरफ शिवसेना और उस जैसे कुछ कट्टरपंथी तत्व है जिन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी का चेहरा काला करके अपनी उग्रता दिखाई, असहिष्णुता बतलाई। देश दुनिया को मैसेज गया कि भारत का राष्ट्रवादी हिंदूवाद अब गुलाम अली, कसूरी या कि पाकिस्तान से किसी तरह का संवाद नहीं चाहता है। वाघा सीमा पर मोमबत्ती जलाकर लोगों के दिल से दिल मिलवाकर अमन चाहने वालों की कोशिशें अब बर्दाश्त नहीं होगी। आतंकवाद, सीमा पर घुसपैठ और कश्मीर जैसे मामलों के चलते पाकिस्तान से व्यवहार टूटा रहे। मोटे तौर पर देश में अब हिंदूवाद के कई चेहरे हो गए हैं। हिंदू मानस को प्रभावित करने का यह एक नया कंपटीशन है। उधर इस सबसे दुखी सेकुलर समाज काली कूची लेकर मोदी सरकार पर काला पोत रहा है। साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी और सेकुलर एक सुर में सीधे नरेंद्र मोदी से जवाब तलब कर रहे हैं कि वे बोलते क्यों नहीं हैं। वे क्यों कर भारत में हिंदू एजेंडे, असहिष्णुता के पोषक बने हुए हैं। बोलने और खान पान की स्वतंत्रता से लेकर शिक्षा, रिसर्च सब में मोदी सरकार पर यह कहते हुए काला रंग पोता जा रहा है कि यह सब नरेंद्र मोदी की बुनावट के चलते हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या होगा? वस्तु व सेवा कर विधेयक का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान का क्या होगा? उनकी विदेश यात्राओं में क्या होगा? इन सभी सवालों का भाजपा नेता एक ही जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ बिहार के नतीजों पर निर्भर करेगा। किसी भी प्रदेश का चुनाव कभी भी इतना निर्णायक नहीं रहा है जितना बिहार का इस बार का चुनाव हो गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार के प्रबंधक हैरान परेशान हैं और नाराज भी हैं। उनको सर्वदलीय बैठक बुलाकर संसद से दोबारा कानून पास कराना है, लेकिन इस बारे में फैसला बिहार के नतीजे के बाद ही होगा। अगर भाजपा जीती तो न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का दखल बढ़ाने का काम फिर शुरू होगा। इसी तरह सरकार आक्रामक रूप से जीएसटी को आगे बढ़ाएगी। अगर भाजपा नहीं जीतती है तो कांग्रेस उसी तरह संसद को ठप करेगी, जैसे उसने दिल्ली में भाजपा की हार के बाद बजट सत्र और मॉनसून सत्र में किया। प्रधानमंत्री को अगले महीने ब्रिटेन जाना है। वहाँ दिवाली पर वे वेम्बले में 50,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। एक रिपोर्ट है कि बिहार के नतीजे का असर उनकी इस यात्रा पर भी होगा। बिहार में भाजपा हारी तो प्रधानमंत्री का भाषण बदलेगा। वे मीडिया और देश की सेकुलर जमात को निशाना बनाने से बचेंगे और लेखकों के सम्मान लौटाने के मसले पर भी सावधानी से बोलेंगे। कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश ने पार्टी को मुश्किल में डालने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल नई टीम आने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि अब कांग्रेस में 60 साल के ऊपर के नेताओं का समय पूरा हो गया है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से तुरंत इसका खंडन किया गया, लेकिन उनके इस बयान के गंभीर मायने हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की टीम के सदस्य सचमुच सिर्फ युवाओं की टीम बनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल ने यूपीए 2 में जिन युवा सांसदों को मंत्री बनवाया था, उनको संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अजय माकन जैसे नेताओं को राष्ट्रीय टीम में या प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पायलट और माकन पहले से प्रदेश अध्यक्ष हैं। जितिन प्रसाद या आरपीएन सिंह में से कोई एक उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। जितेंद्र सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बनाया जा सकता है। मीनाक्षी नटराजन और रणदीप सुरजेवाला भी महासचिव बनेंगे। पहले रमेश के भी महासचिव बनने की चर्चा थी, लेकिन अगर 60 से ऊपर के नेताओं का पत्ता कटेगा तो वे भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनकी उम्र 61 साल हो गई है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। पार्टी के कई पुराने नेताओं को, खासकर प्रदेशों में क्षत्रप रहे नेताओं को, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, शीला दीक्षित आदि को एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी जमाने में कपिल सिब्बल और अरुण जेटली की रोज जुबानी जंग होती थी। दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता थे और टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में अक्सर दोनों की भिड़ंत होती थी। लेकिन बाद में दोनों की तरक्की होती गई और एक दूसरे से टकराव भी कम हो गया। पर एक बार फिर दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों की ये कानूनी दिग्गज एक दूसरे से टकरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द किया तो तत्काल कपिल सिब्बल ने जेटली के ऊपर ठीकरा फोड़ा। इस बिल को कानून मंत्री रहते रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था और मौजूदा
मौजूदा कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन इन दोनों की बजाय सिब्बल ने जेटली पर हमला किया। बताया जा रहा है कि जेटली ने बिल पास कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। फैसले के बाद भी उन्होंने ही पार्टी की लाइन तय कराई है। तभी सिब्बल ने उनको नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने मंत्रालय पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। असल में इस फैसले से 2 दिन पहले ही सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2002 में स्पेक्ट्रम आवंटन का मुकदमा खारिज किया था और कहा था कि सीबीआई ने फर्जी और मनगढ़ंत मामला बनाया है। इसे लेकर जेटली ने तुरंत सिब्बल को निशाना बनाया और कहा कि सिब्बल के कहने पर सीबीआई के अधिकारियों ने मुकदमा बनाया था। जवाब में सिब्बल ने कहा कि जेटली सीबीआई से ये सब काम करवाते होंगे। दोनों की ये जुबानी जंग आगे भी चलती रहेगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दादरी में अखलाक की पीट पीट कर हत्या के मामले में राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कर्नाटक में तर्कवादी लेखक MM कालबुर्गी की हत्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन घटनाओं के लिए किसी तरह से भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पटना में अमित शाह ने आरक्षण के मसले पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण समर्थक है और आरक्षण खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का एजेंडा समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला है। पहले 2 चरण के मतदान में भाजपा के पिछड़ने की खबरों को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2 चरणों के मतदान में भाजपा भारी बहुमत के साथ आगे है। अमित शाह ने बिहार में दोनों प्रतिद्वंदियों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों बिहार के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि भाजपा ने एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। मुंबई में आज होने वाली भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट वार्ता अब दिल्ली में होगी। शिवसेना के विरोध की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये वार्ता टालनी पड़ी है। आज मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष शशांक मनोहर की बातचीत पाकिस्तानी बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के साथ होने वाली थी, लेकिन उसके पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने BCCI के दफ्तर में जाकर इस वार्ता के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना के विरोध और हंगामे की आशंका के कारण वार्ता टाल दी गई। अब ये वार्ता दिल्ली में होगी। इससे पहले शिवसेना के विरोध की वजह से पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिव सैनिकों ने आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिख पोत दी थी। उधमपुर में पेट्रोल बम के हमले में घायल हुए और बाद में दम तोड़ देने वाले जाहिद के जनाजे में शामिल लोगों की आज सुरक्षा बलों से भिड़ंत हो गई। दक्षिण कश्मीर में जाहिद के पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना को लेकर कश्मीर के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बना हुआ है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और अलगाववादियों ने आज बंद की अपील भी की थी। बंद के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए और उसी दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जाहिद की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि नफरत और असहिष्णुता के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनकी वजह से देश के सामने गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी इस घटना की निंदा की। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और पूछा कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली में मासूम बच्चियों और नाबालिगों के साथ बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। सरकार का मानना है कि अगर किसी नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारी को कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ये भी चाहती है कि अगर बलात्कार करने वाला नाबालिग है तो उसको सजा देने की उम्र 18 साल से कम कर 15 साल की जाए। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह बनाया गया है, जो इस बारे में 15 दिन में एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के सामने रखेगा। गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल के ऊपर गुजरात पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। हार्दिक पटेल ने पटेल समुदाय के युवकों को उकसाते हुए कहा था कि वे आत्महत्या करने के बजाय पुलिस कर्मियों को मारें। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस वालों की हत्या के लिए उकसाने के मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत की सेकुलर जमात मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को मौत का सौदा कर कहती थी। अब वे प्रधानमंत्री है तो उस तरह के जुमलों को छोड़कर उन्हें तानाशाह और असहिष्णु बतलाया जा रहा है। उन्हीं पर शिवसेना या दादरी की आपराधिक घटना का ठीकरा परोक्ष तौर पर फोड़ा जा रहा है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
उत्तर प्रदेश की दादरी में अखलाक के मारे जाने से लेकर मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिक पोतने और कर्नाटक में MM कालबुर्गी की हत्या से लेकर महाराष्ट्र में गोविंद पंसारे की हत्या और यहाँ तक कि 2013 में UPA की सरकार के समय मारे गए तर्कवादी लेखक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए भी नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। 2013 में दाभोलकर की हत्या के समय चुप्पी साधे रहे लेखक भी आज उस घटना के लिए अपने सम्मान लौटा रहे हैं। यह एक संकेत है पूरे देश के स्तर पर ध्रुवीकरण की राजनीति के स्थापित होने का। दादरी, हिमाचल प्रदेश, कानपुर, मुंबई या बेंगलुरु की घटना को अलग अलग घटना के तौर पर देखकर और उसके लिए भाजपा, नरेंद्र मोदी या हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। यह भारतीय राजनीति और जनमानस में होने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत है। इसके पीछे कोई बड़ी योजना भी हो सकती है या यह स्वतः स्फूर्त भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी की कमान में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल होने के बाद निश्चित रूप से हिंदू मानस बदला है। हिंदूवादी संगठनों की सोच भी बदली है और वे ज्यादा मुखर हुए हैं। इससे समाज में टकराव बढ़ा है, पर इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा देने की राजनीति को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ इसी तरह का अभियान गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहते भी चला था। दंगों से लेकर पुलिस मुठभेड़ तक हर घटना के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया। देश के हर राज्य में पुलिस मुठभेड़ होती है और कहीं भी मुख्यमंत्री को उसमें जवाबदेह नहीं बनाया जाता, लेकिन गुजरात में यह भी हुआ। मोदी विरोध की उस राजनीति का नतीजा है कि मोदी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। उनको मिले पूर्ण बहुमत के बाद उनके आलोचकों ने थोड़े समय तक चुप्पी रखी। उनको मिले भारी जनादेश का सम्मान करीब 1 साल तक रहा। उसके बाद फिर वही पुरानी राजनीति शुरू हो गई। यह राजनीति अंततः मोदी को फायदा पहुंचाने वाली है। देश के बहुसंख्यक हिंदू मानस को उद्वेलित करने वाली बातों को सीधे मोदी से जोड़ना उनकी मर्द हिंदू राष्ट्रवादी नेता की छवि को मजबूत करना है। यह काम सभी भाजपा विरोधी पार्टियां, सेक्युलर बुद्धिजीवी, गैर सरकारी संगठन और कई मीडिया समूहों की ओर से किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हिंदू संत मुखर हुए हैं। हिंदूवादी संगठन की सक्रियता बढ़ी है और उनके जो एजेंडे ठंडे बस्ते में थे उन्हें निकाला गया है। इसी तरह आम हिंदू मानस भी कुछ हद तक बदला है। यह भी संभव है कि हिंदूवादी संगठन धीरे धीरे हिंदू मानस को आक्रामक बनाने की अपनी पुरानी योजना पर ज्यादा सक्रिय तरीके से काम कर रहे हों। तभी ऐसा लग रहा है कि चौतरफा हिंदूवाद और राष्ट्रवाद का उबाल आया हुआ है। शिवसेना के कार्यकर्ता पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं तो राज्यों में अचानक गोरक्षा का आंदोलन तेज हो गया है। यह एक गंभीर खतरे की ओर संकेत है। इसे अगर सिर्फ मोदी विरोध का माध्यम बनाया गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। राज्यों को ऐसी घटना को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाना होगा और साथ ही सामाजिक स्तर पर लोगों की सोच में आ रहे बदलाव को नियंत्रित करने का काम करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद काली कूची व काले रंग पर चर्चा करेंगे। साहित्यकारों और अंग्रेजीदा बुद्धिजीवियों को भारत विमर्श का मसाला शिवसेना व हिंदूवादी नेता दे रहे हैं। उधर सेकुलर बौद्धिक जमात बात का ऐसे बतंगड़ बना रही है जिससे हिंदुओं में उल्टे मोदी सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है। सेकुलर जमात भी सरकार को बदनाम करते हुए अपने को जवाबदेह बनाए हुए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, एक तरफ शिवसेना का सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर काला रंग डालना, दूसरी तरफ साहित्यकार जमात का, सेकुलर मीडिया का मोदी सरकार पर ये आरोप लगाना कि ये माहौल बहुत बिगाड़ा हुआ है, ये सब जो चल रहा है इसकी जड़ में आप क्या कारण मानते हैं? ये बुनियादी तौर पर मोदी सरकार संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ माहौल है या हिंदू वोटों की कम्पिटिटिव राजनीति हो गई है? हरिशंकर जी, मेरे को एक बात में बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तान जो हर साल देश के अंदर कम से कम 2-3 हज़ार कश्मीरियों में मरवाता है लोगों को, पाकिस्तान का विरोध करना क्या हिंदूवाद है क्या? पाकिस्तान का विरोध करना भारतीयता है। और जो लोग इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देते हैं वो भारतवर्ष के भी दुश्मन है और पाकिस्तान के भी दुश्मन है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस बात का प्रोटेस्ट नहीं करें। अगर आप कसूरी की किताब पढ़ें
और कसूरी के भाषण पढ़े जब वो एडवाइजर थे, उससे कट्टरवाद मुसलमान नेता पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका भी कंपटीशन था कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर गदर मचाया जाए। फाइनेंस किया 27 जब 26/11 हुआ तब वहीं कसूरी साहब पावर में थे। वो एक पहलू है, पर उसके साथ में आप गुलाम अली और इन सबको भी जोड़े। उस पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि इस बार पहले सत्ता आई है जो कहती है कि ये जो भारत के अंदर जो लाहौरी लोग जो खाना पीना म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, लाहौरी पंजाबी लोग, जो लाहौरी पंजाबी कराची ये सब लोग हैं, कराची के लोग ही थे। सुंदर कुलकर्णी कराची की तो है, क्या हिंदी सिंधी भाई तो क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने जाकर के पहले भी अडवाणी जी के साथ गए थे तो उनको सेकुलर बना दिया उन्होंने, जिन्होंने जाकर के। सवाल ये उठता है कि पहली बार एक सत्ता में सरकार है ये जो कहती है कि पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आकर के पैसा बनाते हैं, यहाँ से पैसा बनाकर कभी उन कलाकार, जैसे हमारे कलाकार जब किसी तरीके से मुसलमानों पर यहाँ पर किसी का होता है तो हमारे कलाकार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसका विरोध करते हैं। क्या किसी बड़े एक्टर ने या किसी कलाकार ने, चाहे उसमें गुलाम अली हो, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो हुआ है, जो भी होता रहता है, उन्होंने एक शब्द आपने तालीदार के खिलाफ बोला? ये याद करा रहे ना उनको कि आप यहाँ आते हैं गाना गाते हैं, ठीक है, अच्छे हैं, आपके ऊपर बैन नहीं लग रहे, मैं सहमत हूँ, उनके बैन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए थी। और जो कुछ सुंदर कुलकर्णी साथ हुआ उसका बिल्कुल मैं एकदम क्रिटिसिज्म उसका करूंगा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। परंतु सवाल ये उसके पीछे की भावना क्या है कि शाहरुख खान की फिल्म को आप दिखाएंगे नहीं, आप उसकी जो अपनी क्या बोलते हैं सैफ अली खान की फिल्म को बैन कर देंगे। आप लता मंगेशकर का शो करा सकते हैं क्या वहां पर? आप नहीं करा सकते। श्रेया घोषाल जाकर कराची में गाना गा सकती है कि नहीं गा सकती? नहीं, तो ये गाने उनके सुनते हैं रेडियो पे, टीवी पे सुनते हैं, परंतु श्रेया घोषाल का फंक्शन वहां पर हो, ये संभव कभी होता था पाकिस्तान में? गुलाम अली कहे कि मैं बुलाता हूं उसको, श्रेया घोषाल हम दोनों मिलके गाएंगे, वो बोलते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती, ये तो ना एक तरफी दोस्ती होती रहेगी। हम तो तालियां बजाते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे, और गुलाम अली खान कभी नहीं बुलाएंगे यहाँ के कलाकारों को, आइए जी वहां पर बैठिए आप। नहीं तो ये क्या, ये इसमें क्या व्यवहारगत में हमारे यहाँ कुछ ये नीतिगत, मतलब ये इस सरकार के आने से कुछ सोच या कुछ आग्रह बढ़ा है या क्या डर्रा बदला है? क्या अभी तक जो चल रहा था उससे डर्रा बदला है? डर्रा बदला है, सोचने के तरीके बदले है कि हम पाकिस्तान के गुलाम इसलिए नहीं हो सकते कि वहां पर हमने कलाकारी की देखनी है, उनसे कुछ सीखना है, आदान प्रदान होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। परंतु जो लोग यहाँ करके हम उनको प्यार करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, कलाकार हैं, ऐसे ये कलाकार भी हिंदुस्तान के कलाकारों को वहां पर इज्जत दिलवाएं, वहां पर जो कुछ हो रहा है उनको बुलाएं, दोनों तरफ से दोस्ती होती है। नहीं तो ये जो बुनियादी जो परिवर्तन जो सोच में या जो अप्रोच में जो फर्क आया और उससे जो रिएक्शन भी अलग अलग संगठन जो करने लगे, उसी के चलते तो सेकुलर बुद्धिजीवी या जो पूरा दूसरा जो मीडिया जो मोदी सरकार को जवाबदेह मानता, वो उसकी वजह ये तो नहीं। और उनका फिर भाई आखिर वो जिस 60 साल में जिस आइडिया ऑफ इंडिया में रहे हैं उसमें अगर परिवर्तन हो रहा तो ऐसे होंगे फिर वो नहीं जी। कोई नई बात शिवसेना दिल्ली में फिरोज कोटला खोद ली थी। अब ये ऐसे कुछ लोग ऐसे भी है जैसे अशोक वाजपेयी जैसे हैं, भाई आपने वाराणसी में मोदी के खिलाफ कैंपेन किया जाकर के, तो आप तो पॉलिटिकल है। तो ये कि ये मूल ग्रंथि जो है वो विरोध जो है वो संघ परिवार के खिलाफ शुरू से रही है। तो इसको जोड़ना कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, हमारे यहाँ टॉलरेंस ज्यादा, मतलब ये एक राजनीतिक लड़ाई है। ये लोग राजनीतिक अजेंडा इसमें कोई वो राष्ट्र राज्य की कोई जो बनावट उसका लेकर नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप नहीं, कन्विक्शन तो है कि भाई हमें मोदी का संघ परिवार का विरोध करना, वो राजनीतिक की अवसर आती है जब यहाँ पर क्या नाम है उसका, नसरीना तस्लीना, उसके ऊपर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या नहीं किया इन्होंने? जब आप शाहबानू का केस होता है उसके ऊपर रिवर्स कर जाते तब नैना कहाँ थी? ये सब ये चीजें देखने वाली हैं कि जब भी सरकार आपकी है, उस सरकार में अगर इन लोगों के ऊपर आक्रमण होते रहे तो आप चुप रहेंगे, आप इस्तीफा नहीं देंगे। अब बीजेपी की सरकार ये जनता ने चुना है कि आप कुछ ठेकेदार थोड़ी है परमानेंट सेकुलरिज्म के। जनता ने अगर गलत चुना सरकार को, अगली बार हरा देगी उनको। तो जब प्रजातंत्र का ये फैसला है कि मोदी सरकार को चुना गया है, पर ये और शिवसेना वही कर रही है जो पहले से करती आ रही है, कांग्रेस के जमाने से करती आ रही है, कोई नई चीज की नहीं उन्होंने। क्या कम्युनल दायर मेरठ के अंदर हुए जहां पर इतने बड़े दंगे हुए, वीपी सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, तमिल लोगों की उसका कहां गए थे सब? ये कोई दंगा कोई नया चीज है? गलत हुआ जो कुछ हुआ, देश के अंदर नहीं होना चाहिए। जो पहले जो हुआ वो भी गलत है, अब भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस सार्वजनिक विमर्श का जनमानस में क्या असर होगा और हो रहा होगा, और केंद्र सरकार इसको किस तरह ले रही होगी? मोदी साहब चुप करके बैठे हैं। अडवाणी ने बोल दिया टॉलरेंस की जो है नहीं हो रहा किस तरीके से। मोदी सरकार तो अपने डरे पे चलती चली जा रही है, उस पर इन बातों का कोई असर विचलन नहीं होगा। उन्हें प्रेसिडेंट ने मेरी किताब जब बुक रिलीज हो रही थी उसमें बोल दिया, उसको उठा के मोदी ने कहा कि आप प्रेसिडेंट की बात मानिए, उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। मोदी जी अपने एजेंडे के ऊपर चल
रहे हैं, ये लोग अपने एजेंडे पे रहे हैं। लड़ाई ये हो रही है किस तरह से मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। मतलब पहले और उनको उसमें वीजा भी- नहीं, यही वही लोग हैं जो वीजा दिलवाने में उनके पीछे खिलाफ थे। जी ये वही चाहते हैं कि मोदी की जो इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है सारे देशों के अंदर, वहां एक किस्सा बना दो कि ये टॉलरेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके आते से खत्म हो गई है। मोदी एक बार फिर से वहां पर पराया बन जाए, उनको कोई सवाल मतलब कुल मिलाकर ये पूरा राजनीतिक खेल है, उसके टोटल अलावा राजनीति है, इसके पीछे कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई उसके आइडियोलॉजिकल फाइट है। कुछ लोग जो मोदी के सोचने के तरीके से अलग है, वो शिवसेना पहले भी वही करती रहेगी, हिंदू महासभा के लोग पहले भी वही करते थे, हिंदू सेना पहले भी वही करती थी, वो करते रहेंगे, परंतु उसको मोदी के साथ जोड़ना मेरे को लगता है बड़ा अनुचित है। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।